नमस्ते सर। हाँ, कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी। 70 इयर्स फीमेल है हुँ, और ओबेज है, मतलब 70 केजी वेट है। 5 फीट हाइट के लिए 70 केजी वेट है। और पेशेंट कटी शूल लेके आई थी। लक्षण बहुत ही कटी शूल और मतलब काफ मसल में भी बहुत पेन है उसको। तो कटी शूल उसको 5 साल से है, हुँ, कंटिन्यूअस पेन। और हुँ, एलोपैथी डॉक्टर ने उसका एमआरआई किया लास्ट ईयर। हुँ, जैसे मैं अभी ग्रुप में आपको भेज देती हूँ, तो हुँ, उसमें डिजेनरेटिव लिथियासिस L4 L5, मतलब सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम है डिजेनरेटिव, और हुँ, यहाँ लुम्बार में भी है। हुँ, बहुत सारे प्रॉब्लम है सर, साइनोवियल सिस्टिक, वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम है पेशेंट को। हुँ, और मतलब स्पाइन पूरा ही डैमेज हो चुका है। हुँ, डिजेनरेशन भी है, प्रोलैप्स भी है। और हुँ, पेशेंट क्या स्पेसिफिक लक्षण बोली कि जब वो खड़ी रहती है तो वो 2 मिनट भी खड़ी नहीं रह सकती, बहुत ही सीवियर पेन होता है। हुँ, और जब वो सुबह वॉकिंग करती है तो 2 राउंड के लिए उसको पेन रहता है, बाद में वो पेन कम होते जाता है, ऐसे पेशेंट हुँ, ने बोला मुझे। ये 2 ही लक्षण उसके बोले, बाकी उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ़ फिर मैंने उसको और पूछा कि कुछ खाने-पीने में मतलब गैस बनना ऐसे कुछ होता है क्या? हुँ, एसिडिटी कुछ होती है? तो पेशेंट बोली जब फ्राइड फूड खाती हूँ तभी थोड़ा-सा जलन और एसिडिटी होती है, नहीं तो नहीं होता है। हुँ, पर गैसेस उसको नीचे से पास होता है, वायु निस्सरण है। और जैसे पेशेंट मेरे से बात कर रही थी तो उसको डकार भी आ रही थी, तो पेशेंट को वो नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो मुझे लगा कि उसमें उद्गार बाहुल्य भी है। हुँ, तो जैसे कि सामवात के लक्षण ऊर्ध्व अधो और हुँ, ऊर्ध्व दोनों भी लगे मुझे। हुँ, और पेशेंट का फिर हेतु सेवन जैसे हम लेते हैं, तो पेशेंट को वही कि कभी-कभी भूख नहीं होती है तो भी वो खाना खाती है। दिन में 3 बार खाना खाती है पेशेंट, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। हुँ, और अम्बुपान, मतलब 7 से 8 साल से वो अर्ली मॉर्निंग ही 2 से 4 ग्लास पानी पी लेती है। तो वो हुँ, बिना हुँ, प्यास के ही पीती है। हुँ, और एक हेतु मिला। और पेशेंट का वही, जो साउथ इंडियन लोग हैं तो एवरीडे मतलब राइस कंपल्सरी है, उसमें कर्ड भी है, पिकल भी है, जैसे हुँ, खट्टा वो सब कुछ, मतलब उसमें विरुद्ध अन्न भी है। हुँ, और गुरु आहार, मतलब जैसे कि चपाती है, बाकी कुछ भी नहीं, ना दूसरा हुँ, जवार रोटी ऐसे कुछ भी नहीं खाते। बाकी हुँ, धान्य जैसे कि ब्रूहण करने वाले ही राइस है, क्लेद उत्पन्न करने वाला, और कुकर का राइस जो कुकर में बना हुँ, के वो खाते हैं। हुँ, पानी निकाला हुआ नहीं है। तो हुँ, ऐसे हेतु मुझे मिले। और बस तो पेशेंट को शूल ही ज़्यादा है और पेशेंट को हुँ, सर्जरी बोला है डॉक्टर ने, तो उसको हुँ, नहीं करना है। वो बोली मैंने कभी आयुर्वेदिक आज तक कभी लिया नहीं है। एक बार गई थी शतायु में, तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ़ उसे कटी वस्ती किया था, तो उसको उसको कुछ रिलीफ़ नहीं हुआ, वहाँ पे उसको कुछ हाँ, मेडिसिन नहीं दिए। सिर्फ़ कटी वस्ती किया है बस, इतना हुँ, ही था पेशेंट का। हुँ, हो गया? सर ये हाँ, इतना ही ठीक पेशेंट, है। बाकी कुछ नहीं। हुँ, अब आजकल और पहले भी, हाँ, ये कटी शूल, कटी ग्रह, है ना? कटी ग्रहे, कटी शूल, कटी स्तंभ, इस प्रकार के जो चीज़ें जो है वो व्यवहार में हमें, हाँ, आपने माइक बंद किया ना? हाँ, ठीक है। तो व्यवहार में हमें दिखती है और बहुत बड़े मात्रा में दिखती है। अब ये कटी शूल इतने बड़े मात्रा में है, फिर भी शास्त्रकारों ने कहीं भी ऐसा नहीं अथातो कटिशूल निदाने व्याख्यास्यामः इति अस्माओ अत्रेय भगवान अत्रेय, ऐसे किधर भी नहीं लिखा। कोई अध्याय उस पर लिखा ही नहीं कटिशूल पर, कटिग्रह पर लिखा नहीं, चिकित्सा स्थान में नहीं, निदान स्थान में नहीं, है ना? जो लक्षण, जो व्याधि इतने बड़े मात्रा में है, उस पर एक अध्याय भी नहीं है। तो इसका कारण ये है कि ये जो कटिग्रह है, कटिशूल है, कटि या फिर सिरा कुंचन है, स्तंभ है, ये जो व्याधि, ये जो लक्षण है, ये परतंत्र स्वरूप में ही ज़्यादा दिखता है व्यवहार में। हुँ? और इसीलिए इस पर ध्यान देना, इस पर ही अध्याय लिखना, ऐसा उनको सूझा नहीं। अब होता क्या है, जब पेशेंट मॉडर्न के एमआरआई करके आता है, डिस्क बल्ज दिखता है, डिजेनरेटिव चेंजेस दिखते हैं, और स्पॉन्डिलोसिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे कुछ तो निदान दिखते हैं, तो वो हमारे पास आता है और वो उनका निदान रहता है, डायग्नोसिस रहता है कि डिस्क बल्ज है, इसीलिए कॉम्प्रेशन है, और ये इसीलिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे वो निदान रहता है। पर हमारा निदान जो है वो कटिग्रह नहीं होना चाहिए, हमारा निदान जो है कटिस्तंभ नहीं होना चाहिए, हमारा निदान जो है
कटिशूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे इसमें जो है वो लक्षण स्वरूप में दिए हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि जब कटी ग्रह रहता है अर्श के पेशेंट में, और हम जब बस्ती देते हैं, अभ्यंग देते हैं, कुछ भी देते हैं, और अर्श की जब ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, तब जितने देर तक वो कटी बस्ती दे रहे हैं, अभ्यंग कर रहे हैं, कमर पर तेल लगा रहे हैं, स्नाड़ी स्वेद कर रहे हैं, उतने देर तक वो कटिशूल जो है, कटी स्तंभ जो है, जो भी है, वो जाता है और वापस ट्रीटमेंट बंद करने के बाद आता है, क्योंकि अर्श रहता है, अर्श से वायु उदावर्तित होता है और वापस कटिग्रह आता है। तो ऐसे बहुत से केसेस दिखते हैं। राजयक्ष्मा के पूर्व रूप में भी कटिशूल, कटिग्रह ये लक्षण आए हैं। ठीक है, तो वो भी निदान उस प्रकार के हेतु है क्या, वो भी हमें देखना चाहिए। व्यवसाय जनित कई लोग रहते हैं, उनमें ये सब दिखता है। अब जो केस आप बता रहे हैं, तो वो पक्वाशयगत वात, इसमें जो लक्षण है, पक्वाशयगत वात और गुदगत वात, ऐसे ये वात दिए हैं। तो उसमें जो लक्षण है, उसमें कटिशूल दिया है, सिरा कुंचन इस प्रकार से, नहीं, कटिशूल कटिस्तंभ इस प्रकार से दिया है, और उसकी जो चिकित्सा है वो उदावर्तनाशक इस प्रकार की चिकित्सा बोली गई है। तो ये एक विचार होना चाहिए। बहुत लोगों का काम ऐसे रहता है कि मैं इस सभी एंगल बता रहा हूँ आपको, कट जितने मुझे याद आ रहे हैं उतने, क्योंकि क्या होता है, ये कभी कभार ये हेतु संकर होता है और इस प्रकार से कटिशूल होता है। कई लोग रहते हैं जो काम बहुत करते हैं, खान पान उस प्रकार का नहीं होता, और साहसजन्य जो कुछ काम है वो ज़्यादा काम रहते हैं, शक्ति से ज़्यादा काम रहता है। तो उसका निदान हमें क्षतक्षीण होना चाहिए, ना कि कटिशूल होना चाहिए, क्योंकि क्षतिक्षीण में भी कटिशूल आता है, कटिग्रह आता है, उसमें से रक्त मूत्रता ये सब कुछ आता है। तब उस वहाँ जो है हमारे जो द्रव्य है वो लाक्षा होना चाहिए, श्वदंशादि घृत होना चाहिए, यष्टि घृत जो है वो होना चाहिए। अब ये पेशेंट जो है वो ज़्यादा खाती है। त्रिविध कुक्षी अध्याय में ज़्यादा खाने वाले लोग, इनमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, आप वो त्रिविध कुक्षी है देखो, तो उसमें ज़्यादा खाने वाले लोगों में कटिशूल होता है। अब इसका निदान बल्जिंग नहीं है, इसका निदान डिजनरेटिव नहीं, इसका निदान ही ज़्यादा खाना यही है, और यही त्याग है, वही लंघन है, ये है जो उस व्याधि की चिकित्सा होनी चाहिए। बहुत तीखा लोग जो खाते हैं लोग, उनमें भी जो है, उनमें भी जो है वो कटिशूल दिखता है। हाँ, कटु रस अति सेवन में कटिपृष्ठादि व्यथाम इस प्रकार से बोला है। तो उनके ट्रीटमेंट जो है मधुर रस होना चाहिए, शतावरी कल्प होनी चाहिए, गोक्षीर होनी चाहिए, घृत होनी चाहिए, जो भी है वो होनी चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा निदान जो है वो एमआरआई पर नहीं रहेगा, ना कि हमारा निदान कटिशूल भी रहेगा, ना हमारा निदान कटिस्तंभ रहेगा, ना हमारा निदान कटि व्यथा रहेगा, कटिस्तंभ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा निदान रहेगा कटुरस अति सेवन से होने वाला कटिशूल, हमारा निदान रहेगा ज्वर में आया हुआ कटिशूल, हमारा निदान रहेगा क्षतक्षीण में आया हुआ कटिशूल, हमारा निदान इस प्रकार से निदान हमारा होना चाहिए। हाँ, तो ज्यादा खाने वाले लोगों में भी कटिशूल रहता है। हाँ, और उसका दोषानुबंध से वो बदलता है। वातिक अगर वात दोष का अनुबंध होगा तो कटिशूल रहेगा, और उसमें लक्षण दिए है, सिरा कुंचन ये सब कुछ दिया है, तो वो रहेगा, है ना। और पक्वाशयगत वात, इसमें भी त्रिकशूल ये शूल ऐसे आया है। तो आप जब ग्रंथ में कटिशूल, कटिस्तंभ, कटिग्रह ऐसा सर्च करोगे, हाँ, या फिर त्रिक वेदना ऐसा सर्च करोगे, तो आपको इतने रेफरेंस मिलेंगे, तो आपको लगेगा अरे इतना मैंने पूछना चाहिए था। ठीक है ना। तो ये पहले ध्यान देना चाहिए। होता क्या है, जब हमारे पास एक्सरे एमआरआई लेकर पेशेंट आता है और वहाँ दिखता है कि बाबा डीजेनरेटिव चेंजेस है पेशेंट के लंबार में, या फिर इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस है और इसको इसलिए हो रहा है, तो हमारा डायरेक्ट डायग्नोसिस वातज व्याधि होता है, और फिर कटी बस्ती, अभ्यंतर बस्ती ये सब कुछ होता है और हम चालू कर देते हैं। पर अगर वो ज्वरित पेशेंट है, वो अगर हमने केस हिस्ट्री ली और इस प्रकार का पुनरावर्तक ज्वर या फिर इस प्रकार का अगर ज्वर है, तो 30-30 दिन वो बुखार रहता है और कटिशूल रहता है, और उसका कितना भी बस्ती दो, कुछ भी दो, वो कम नहीं होता। तो इसीलिए हमें उस एमआरआई के रिपोर्ट में नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये मेरा मानना है। हाँ, ये हमारा पूरा 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 आयुर्वेदिक अगर निदान हो गया कि हाँ ये क्षतक्षीण जन्य है, और मैं इसको लाक्षा दूंगी, गोक्षुरादि घृत दूंगी, इस प्रकार का कहा निदान हुआ, तो बाद में कंपेरेटिव स्टडी के लिए बल्जिंग है तो पित्तानुबंधी है तो हमें पित्त के लेप लगाने चाहिए, उस प्रकार से तेल लगाने चाहिए, ये बात की स्टडी है। ठीक है, हमारा पहली स्टडी जो है कि वो
परतंत्र व्याधि है और परतंत्र व्याधि है तो मूल स्वतंत्र व्याधि क्या है ये देखना चाहिए। जब तक अर्श आपका है, अर्श ठीक नहीं होता, तब तक कटिशूल जाता नहीं। अति मात्रा में भोजन वो कर रही है, जब तक वो लंघन नहीं करती तब तक आप कटी बस्ती दे दो, वहाँ तेल दिन भर वहाँ रखो, तेल कुछ नहीं होने वाला। वो अति मात्रावत भोजन जो है वो कम करना पड़ेगा, तभी ये होगा। अपना अभी के जो इसमें सिनेरियो में हमें जो कटिशूल दिखता है, तो एक तो वो क्षतक्षीणजन्य मीन्स बहुत साहसजन्य काम करने वाले लोगों में दिखता है, नहीं तो अति मात्रा भोजन करने वाले में दिखता है। कटु सेवन अति तीखा बहुत खाने वाले लोग, मिर्ची और हरी मिर्च डबल डबल टिबल टिबल खाने वाले लोग जो रहते हैं उनमें दिखता है, और अजीर्ण में भी दिखता है। ठीक है, तो अजीर्ण में कटिशूल दिखेगा, उसके साथ भोजन वो खाना पचता नहीं, तो सुबह उल्टी जैसा लगता है, ये भी चीज़ें दिखेंगी, छर्दी जैसा दिखता है, ये भी चीज़ें दिखेंगी। तो उसका निदान कटिशूल कटिग्रह ना होके अजीर्ण होना चाहिए, ट्रीटमेंट अजीर्ण की देनी चाहिए हमें। तो जब तक आप अग्नि अच्छा करते नहीं, पाचन जब तक करते नहीं, तब तक कटिशूल जाता नहीं। तो इसीलिए मैंने एक कटिशूल इसका स्पाइन का एक लेक्चर भी दिया है, एक मराठी में है, वो मैं एक शेयर करूंगा, उसमें ज़्यादातर वो पॉइंट मैंने कवर किया है। तो आप क्या करो, पहले उसके दो तीन निदान तो मिल रहे हैं। एक कि वो ज़्यादा खाती है, बराबर है, हाँ, तो अजीर्णजन्य ये कटिशूल भी है, तो उसका अजीर्ण ठीक होना चाहिए, पहले ट्रीटमेंट होनी चाहिए। वो कटी बस्ती दो बाद में, वो दो, ये बात अलग है। दूसरी बात पक्वाशय जो है, पक्वाशय का तो वात, ऐसा निदान अगर हो रहा है तो हमें बस्ती प्लान करनी चाहिए, हाँ, उदावरतनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो वो प्लान पहले करो, हाँ। तो कौन से घृत देने, कौन से ये देना, वो सब प्लान करो, हाँ। और उसका उसके ये हेतु जो है हो रहे, हाँ, अगर वो खाना अगर कम नहीं कर रही है, एट द एज ऑफ 70 वो 3 बार 4 बार खाना खा रही है, 50 के बाद एक ही टाइम खाना पचता है। ठीक है, हाँ, तो विष्टब्दाजीर्ण किया तो उत्तम है, तो विष्टब्दाजीर्ण की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अब होता क्या है, पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शेंद्रियम, है ना, स्थान वात से तत्रापि पक्वादान विषय। तो ये कटी जो है वो वात का स्थान है ना, पक्वाशय जो वात का स्थान है। वात प्रकोप किसी वजह से भी हो, हाँ, किसी कारण कलाए ज्यादा खाए उस प्रकार से हो, या फिर वेगावरोधजन्य हो, उदावृतजन्य हो, कुछ भी किसी प्रकार से हो, अफेक्टेड यही ऑर्गन ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये वात के स्थान है। कंबर पे दर्द करेगी, पैर दर्द करेंगे, पिंडी को देष्टन होगा, ये होगा वो होगा, है ना। इसीलिए शास्त्रकारों ने वात क्या है वो आपको समझाया है, फिर वो जहां जहां जाएगा उस प्रकार से लक्षण करेगा, वो आपने युक्ति प्रमाण से ये करना है ना। तो इसीलिए एटलीस्ट कटिशूल, कटिग्रह, कटिस्तंभ इस प्रकार का आपके पास पेशेंट आया तो क्या करना, उसका निदान वो बल्जिंग ना करके, डिजेनरेटिव चेंजेस ना करके, एटलीस्ट इतने तो एंगल कवर होते हैं क्या, अर्श होता है क्या, राजेक्ष्मा होता है क्या, ज्वर होता है क्या, कटु सेवन होता है क्या, नहीं, जो जो अभी मैंने बोले वो सब क्षतक्षीण होता है क्या, अर्श होता है क्या, रक्त जो अर्श में बहुत बुरी तरह का कटिशूल रहता है, और वो कटिशूल रहता है और वो अर्श के ट्रीटमेंट कर देता है एनोरेक्टल सर्जन के पास, फिर कटिशूल जाता नहीं, फिर उसके लिए फिर वो आयुर्वेदिक के पास जाता है और बस्तियां चालू कर देता है, गरम गरम बस्तियां दशमूल की, और कटिशूल और बढ़ता है और रक्त जो अर्श निकलता है, ऐसी गलत ट्रीटमेंट हो जाती है, चिकित्सा उपद्र व्यापक हो जाते हैं। इसलिए पहले निदान होना चाहिए। पेशेंट बोल रहा है मुझे रक्तज अर्श काफी समय तक है, तो रक्तज अर्श की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, हाँ। उस प्रकार के कारण अगर हो रहे हैं मांसदुष्टिजन्य रक्त प्रकोपक, तो वो कारण बंद होने चाहिए। जब तो वो कारण बंद नहीं होते तब तक आपका बल्जिंग नहीं जाएगा, आपका वहाँ का इन्फ्लेमेशन नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो इसीलिए कारण पर ही फोकस करो, क्योंकि एमआरआई में इतने ये दिखेंगे आपको कि कॉम्प्रेशन हो गया, बीच में जगह कम पड़ गई, बल्जिंग आ गया, हर्निएशन आ गया, ये आ गया, वो हो गया, आप किस किस लेवल पर विचार करोगे, है ना। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से विचार करो, उसका कटिशूल हो, कटिग्रह हो, कोई भी हो, हमारे हेतु क्या हो रहा है और उसके हिसाब से हमारा क्या हो रहा है वही देखो। ठीक है, आजकल अजीर्ण, ज्यादा खाना, कटु रेशे सेवन, ये बहुत कॉमन कारण है कटिशूल के। ठीक है, प्रेगनेंसी है तो वो वातशामक जो बाळन काढ़े रहते हैं, दशमूलारिष्ट, देवदारवारिष्ट, ये सब जो न लेना, ये कारण रहते हैं, ऐसे बहुत से कारण रहते हैं, तो ये होना चाहिए। हाँ, बोलो अभी।
हाँ सर, और एक हेतु था कि मैं भूल गई बोलना। हम्म। जैसे पेशेंट की सर्जरी हुई थी 2023 में, जुलाई में। उसके बाद वो शोल्डर डिसलोकेट हुआ था उसका गिरने की वजह से, तो उसकी सर्जरी हुई। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसको प्रोटीन चाहिए या कैल्शियम चाहिए, तो उसके लिए उसको पनीर और एग खाने के लिए बोला था। तो हम्म। वही पेशेंट सुबह कॉफी के साथ एग लेती है, और हाँ, पनीर भी बीच बीच में, मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं ये है। बहुत खाना खा पर रही वो है वेज, पेशेंट इस इतनी उम्र में, है हाँ ना। वही तो, ये हाँ, सब कुछ भूख आहार है वही तो, उसकी देखो, वजह से अजीर्ण जो है हाँ। उसको वात का दोस्त हो गया, तो ये सब कटु जैसे अपना कटिस्तंभ, ये सिरा आकुंचन, इस प्रकार के लक्षण दिखाता है वो। श्लोक देखो आप, उसमें मिल जाएगा आपको। फिर पित्त के साथ आ गया तो वो पित्त के जैसे लक्षण दिखाता है, तो मूल अजीर्ण रहता है। हमें ट्रीटमेंट उस प्रकार से आमाजीर्ण विष्टब्ध जीर्ण उस प्रकार के करनी चाहिए। और मिराकुलसली वो रिजल्ट देने के, ट्रीटमेंट देने के बाद रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, जो कटिशूल है, कटिग्रह है, वो निकल जाता है, क्योंकि बाद में वो एक ही टाइम खाना खाएगी, अल्पाहार खाएगी, कम खाना खाएगी, जितना भूख है उससे दो घास कम खाएगी खाना। तो क्या हो जाता है, वो हजम होने लगता है, अतिरिक्त लोड जो है वो कम होने लगता है, ऑटोमेटिक जो कुछ एमआरआई की रिपोर्ट है वो निकलने लगते हैं, क्लियर होने लगते हैं, ये होता है। हाँ, नहीं तो क्या होता है, हर टाइम कटी बस्ती दो, हर टाइम ये, उससे नहीं होगा। जब तक वो खाना कम नहीं कर रही है ना। ऐसे ही लक्षण नहीं दिए ना, अति भोजन करने वालों में कटिशूल रहता है, ऐसे ही थोड़ी लिखा होगा उन्होंने, है ना। बहुत सालों का वो तजुर्बा होगा उनका, बहुत सालों का उन्होंने देखा होगा, और उस पर जाकर उन्होंने ये किया है। तो इसीलिए ये स्वतंत्र व्याधि ज्यादातर दिखता नहीं। हाँ, कटी पर मार ही लग गया तो वो स्वतंत्र व्याधि है। हाँ, गिर गया और कमर पे ही गिर गया तो वो स्वतंत्र व्याधि हो गया, फिर उसे उधर आपको उस प्रकार की चिकित्सा होनी चाहिए। पर मैक्सिमम 95%, 99% जो है परतंत्र व्याधि रहता है, इसलिए वो स्वतंत्र व्याधि वर्णित नहीं की है। इतना बड़ा लक्षण इतना बड़े मात्रा में दिखता है, फिर भी उसका एक ही अध्याय नहीं है कि कटिशूल निदानम व्याख्यास्यामः, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए इस प्रकार से जाओ, वो एमआर के रिपोर्ट रखो बाजू में। हेतु जो जो दिख रहे, अति खाना, अजीर्णाशन, अजीर्णाशन जो कुछ है वो अजीर्णाशन कर ही रही है वो। पनीर, कुर्चिकांश, किलाचांश, गौरव, गौय माही से जो है ना, इतनी ये जो चीजें हैं वो नहीं खानी रहती है। हम पनीर खाना ही नहीं रहता है, वो लोग खाते हैं। अर्श के पेशेंट को पनीर चिली दे दो एक बार खाने के लिए, दूसरे दिन पता चल जाता है कि अर्श क्या चीज है, पनीर क्या चीज है। तो गुरु क्या होता है, गुरु आहार क्या होता है और गुरु से क्या हो सकता है, या इस प्रकार के पेशेंट को देखकर पता चल जाएगा। तो ये इतना उसमें गुरुता है कि अग्निबांध्य होता है, अजीर्ण होता है। इसलिए वो गुरु आहार जो है पनीर जैसे वो नहीं खाना चाहिए, इस उम्र में तो नहीं खाना चाहिए। अग्नि बहुत कम रहता है और इतनी खा रही है वो, है ना। कमर क्या सभी दुखना चाहिए उसका, पृष्ठ विष्ठ भी पेन होना चाहिए, इतने खा रही वो, है ना। हम्म, ये कर दो। जी सर, ठीक है हम्म। सर, मैं लंघन ही देने वाली हूँ पेशेंट को, लघु हम्म। आहार, और बाकी जो हाँ, कुछ भी उसको है एक बताने के लिए ऐसा कुछ तो ट्रीटमेंट देने की कि वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसा कुछ करना। पर लंगन ही मुख्य देना, हाँ, नहीं आहार सर, कम करना, तो पेशेंट, रात हाँ का तो कम ही करना, पेशेंट दिन का रेडी खाओ बोलना। है। हाँ हाँ, वो बोला है, वो पेशेंट रेडी है, सिर्फ मैंने आज डिस्कस करना था, इसके लिए हाँ, केस डाला था। अब देखो, अति कटु सेवन जन्य कटिशूल है, क्या करोगे उसमें, ये योगराज को गुड़, अमृतादि को गुड़ देकर कुछ नहीं फायदा। उसमें मधुर रस बदलना चाहिए आपको, कटु रस बंद करना चाहिए, यही ट्रीटमेंट होगी। चार चार हरी मिर्च खा रहा है इंसान, तो चार चार हरी मिर्च बंद करनी, यही ट्रीटमेंट होगी, है ना। तो ट्रीटमेंट पहले ध्यान में रखो, ये हेतु महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या हो जाती है, हमारी भी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक हो जाती है एलोपैथी जैसी। फिर जब तक ट्रीटमेंट है तब तक आराम है, इस प्रकार से होता है। और पेशेंट को ये बताना कि ये बहुत ये कारण है आपके कटिशूल का, आपने इतना इतना कर दिया ना, तो ये एमआरआई के रिपोर्ट भी बदलते हैं बाद में। तो ये बताओ उनको। हाँ सर, वो हम्म। ग्रीन चिली का भी पूछा था सर मैंने पेशेंट को, जैसे हम्म। कटिशूल आया है ना, हम्म। हम्म। कटुरस के सेवन में। तो हम्म। वो बोली नहीं, मैं ग्रीन चिली नहीं खाती हूँ, वो हम्म। एक हेतु पूछा। नहीं, आयुर्वेद कितना प्रैक्टिकल है ये बताने के लिए। पनीर जो है, पनीर क्या बोला, ग्रीन चिली पनीर क्या मत होता है ना। तो वो जो है वो पनीर खाकर बोलने के लिए बोलना, इतना वो गुरु रहता है पनीर। और उसमें हमने अगर मिर्ची डाल दी, हरी मिर्च, तो पूरा का पूरा जो अर्श का कारण है, हाँ, वो बन जाता है पूरा का पूरा। तो अर्श के पेशेंट ने अगर ऐसा खा लिया ना, तो दूसरे दिन वो आता ही आपके पास। एक तो एनोरेक्टल सर्जन के पास जाता है, नहीं तो आपके पास, वो घर में बैठ ही नहीं सकता। तो तब पता चलता है कि आचार्य ऐसे क्यों बोलते कि कुरुचिका नहीं खानी चाहिए, किलाट नहीं खाना चाहिए, है ना, गुरु नहीं अन्न खाना चाहिए, ये क्यों बोलते हैं, वो पता चल जाता है। हम्म, ऐसा है। मात्रावत अश्नियात क्यों बोला है, इसका महत्व तब पता चल जाता है। तो गुरु जो है वो पदार्थ भी गुरु, और
मात्रा भी गुरु। अगर कोई लघु आहार अगर आपने ज्यादा मात्रा में लिया तो भी वो गुरु हो जाएगा, है ना। ऐसे। धन्यवाद सर। ओके, चलो नेक्स्ट। बोलो। बाद में वो कटिशूल के लक्षण देखना, स्तंभ ज्यादा है, सुबह ही ज्यादा स्तंभ हो रहा है तो आवृत्त है, ये सब कुछ है, आवृत्तवात है, केवलवात है, पर ये हुआ किससे है ये इंपॉर्टेंट है पता चलना, है ना। आज आपने आवृत्तवात का लेप दिया, आज आपने आवृत्तवात के पेट में जो दवाई है वो दवाई दी, उस प्रकार की दवाइयाँ दी आवृत्तवात जाने के लिए, वातानुलोमन होने के लिए, ये सब कुछ ठीक है, पर अगर हेतु सेवन चालू ही है तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है पेशेंट का। तो इसीलिए उस पर ध्यान देना है हमें। बोल। सर एक जनरल विचारू का? विचारा ना। तर ते मागच्या सेशनमध्ये म्हणजे 2 सेशन आधी योनी धूपन वगैरे आपण योनी धावन वगैरे सगळं डिस्कस केलं होतं. त्याच्यावर योनी धूपन आहे ना, ते एक्झॅक्टली कसं करायचं? म्हणजे 2 विटा घ्यायच्या. कोळसा वगैरे घ्यायचा का तो? अच्छा. हां. 2 विटा घ्यायच्या, धुपनाचं भांड ठेवायचं. 2 विटा म्हणजे डबल एकावर एक अशा उंच होईल अशा पद्धतीने. म्हणजे तुम्ही तशा पद्धतीचं काही हे करू शकता किंवा कमोडची चेअर पण मिळते इझिली. त्याच्यात ते पण इझी पडतंय. तर त्याच्यावर पण तसं आपली जी इंडियन पोझिशन आहे, स्क्वॅटिंग पोझिशनमध्ये बसणं अपेक्षित आहे. आणि घ्यायचं धुपन अशा पद्धतीने घ्यायचं. तर नाही म्हणजे कशावर टाकून घ्यायचं, म्हणजे कोळसा पाहिजे किंवा त्या कोळसा घ्यायचा. कोळसा घ्यायचा वगैरे पण लाकडी कोळसा मिळतो, तो गॅसवर गरम केला की लाल होतो, तो लवकर काही विझत नाही. तो एक मोठा तुकडा घेतला, त्याच्यावर नंतर ती द्रव्य टाकली, जी आपल्याला टाकायची अपेक्षित ती द्रव्य टाकली की घ्यायचं. नॉर्मल चूर्ण टाकून पण त्याचं धूपन होऊ शकतं ना. चंदन राळ आहे, राळ तर का राळच असणार आहे, पण आहे, हरिद्रा आहे, लोद्र, कुष्ठ हे सगळं टाकून चूर्ण टाकून पण त्याची म्हणजे औषधी धूर तयार होतो. ओके. अच्छा, ती जी चेअर मिळते त्याच्यावरती मग त्याच्यावरती बसून मग खालून जे आहे तरी पण किती अंतर ठेवायचं? चेयरला काय होतंय ऐका, ते चेयर का क्या होता है, उसमें गुद को धूपन होता है, पर वो इधर नहीं होता। तो स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठकर दिया तो बहुत अच्छा है. अच्छा, मग थोडं लांब ठेवावं लागेल ना? लांब ठेवावं लागणार. हो. आणि वो धूम है तो वो सूक्ष्म स्रोतों में जाने वाला है, थोड़ा भी गया तो भी वो काम करने वाला है, ऐसा है. वो क्षेत्र शोषक है ना. तो स्त्राव को सोचने वाला है, अग्नि गुण प्रधान है, वायु गुण प्रधान है. अग्नि और वायु गुण एक साथ में आने के बाद क्या होगा, कफ का नाश ही होगा, है ना. ते सकाळी आणि संध्याकाळी करणं जास्त योग्य राहील ना. हो. ठीक आहे. और नमस्ते सर. हाँ नमस्ते, बोलो. सर यष्टि मधु अपने कफ पे किस तरह कार्य करता है? जिसे हम देखते हैं कि यष्टि मधु मधुर रस है, गुड़ में गुरु पिक्षिल है, वीर विपाक शीत है सर. तो इस प्रकार उस पे कफ पे किस प्रकार काम करता है सर? पहला एक सवाल है मेरा. और दूसरा सर, कोई मरीज आता है तो चिकित्सा प्रबंधन करते समय, कोई अगर पेशेंट आता है तो चिकित्सा प्रबंधन करते समय हम ऋतुओं का किस प्रकार विचार करें? जैसे एक तो ऋतु बीत गई जो चल रही है, एक आने वाली है, और उस ऋतुओं के अनुसार किस प्रकार विचार करते हुए औषध का ही करें सर निर्धारण? ऋतु का विचार करके क्या करें? औषध निर्धारण करें या औषध निर्धारण करें. ओके. जी. किस प्रकार समायोजन करें कि हमें ऋतुओं का भी साइड इफेक्ट न हो सर. ठीक है. हाँ, तो पहला क्या है यष्टि मधु का. अब यष्टि मधु के गुण आपने देखे तो वो कफ बढ़ाने वाले गुण है उसके, बराबर है. और इसीलिए यष्टि मधु जो है वो वमनोपग है.
पर जी वमनोपग है मतलब क्या कि वमन क्रिया है उसको वो मदद करता है। मदद करता है मतलब क्या करता है? वमन क्रिया क्या है? तो शाखागत कफ का जो शाखागत दोष है उसको कोष्ठ में लाने का काम जो है वमन क्रिया में होता है। इसको वो मदद करता है मतलब क्या करता है कि उसका भी काम उसी प्रकार का है। ठीक है, अगर कफ जी कम है और आपने यष्टि मधु कम मात्रा में दिया तो वो कफ वर्धन करके उस कफ को कोष्ठ में लाने की क्षमता उसमें है। ठीक है, पर वही काम अगर वही उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो वो वमनोपगी हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात जो है कि कफ पित्तानुबंधी अगर हो तो उस पित्त का शमन करने का काम ये यष्टि मधु कर देता है। ठीक है, पित्त वात जी इसकी कोई भी अनुबंध इससे हो तो वो दूसरे दोष का कम करने का काम जो है वो यष्टि मधु करता है। ठीक है। जी दूसरी बात जो है अगर कास है, वातज कास है जिसमें वात प्रकोपक है पर हमें दिख रहा है कास है, उसमें कभी कभार क्या रहता है? वातज कास रहता है, कास का वेग रहता है पर अल्प मात्रा में कफ रहता है और वो कफ जो है उसका थूकने के बाद पेशेंट को ठीक लगता है पर वो इतना बड़ी मात्रा में नहीं रहता। ठीक है, अब इसमें अगर हमने मरीच दिया, त्रिकटु दिया तो क्या हो जाता है? कफ का लेखन होकर कफज वातज कास जो है बढ़ जाता है। बराबर है। तो इसमें जी जो है वो यष्टि काम करता है। हाँ, वो जो थोड़ा कफ है उसको थोड़ा बढ़ाकर कोष्ठ में लाने का काम यष्टि करता है। वात का शमन करने का काम यष्टि करता है। ब्रूहण काम करने का काम यष्टि करता है। गल को बल बढ़ाने का काम यष्टि करता है। शोथ नष्ट करने का काम यष्टि करता है। विषजन्य संप्राप्तियां हो तो उसको निकालने का काम, जो पित्त प्रकोप का विष जो भी है उसको निकालने का काम यष्टि करता है। पित्त के तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण से व्रण अगर हुआ है तो वो व्रण नष्ट करने का काम यष्टि करता है। इसी प्रकार यष्टि काम इस प्रकार से करता है। जी सर जी पर ऐसा नहीं है सर्व रोगेशु काशेशु केवलम वह यष्टि मधु नहीं है। वहाँ विविध कमी है ना। तो जी उसका उतना ये है। 10 महाकषाय में आया हुआ द्रव्य है, जीवनीय से लेकर संधानीय से लेकर अलग अलग इसमें, तो उसका उतना रोल ज़्यादा है। केवल मात्रा का विचार करके, अनुपान का विचार करके, काल का विचार करके उसका अगर सेवन किया जाए तो उसके जैसा अच्छा दवाई कोई नहीं है। अभ्यंतर और जी बाह्य भी। दूसरा क्या बोले था? ऋतु का विचार। जी जी सर हाँ, तो ऋतुचर्या में ऋतुचर्या दी है ना। और एक जी ऋतु खत्म होने के बाद दूसरा ऋतु जब आता है तब बीच में ऋतु संधि रहती है ना, पिछले के 7 दिन और इसलिए आगे के 7 दिन। तो इसमें धीरे धीरे क्रम से जो पहले की ऋतु ऋतुचर्या छोड़नी है और आगे अगले ऋतु की जो चर्या है उसको सेवन करना है, ये पहली बात। बाद में आचार्यों ने बोला है कि ऐसा होता नहीं, कभी कभार धूप है, ग्रीष्म ऋतु है और बारिश हो जाती है, कभी कभार शिशिर ऋतु है और बारिश हो जाती है, कभी कभार वर्षा ऋतु है और ऐसी कड़ी धूप पड़ती है कि वो जैसे लगता है कि ये ग्रीष्म ऋतु है, ऐसे होता है। तो हम कौन से ऋतुचर्या करें, है ना। तो अष्टांग संग्रहकार बोलते हैं कि आप ऐसे ऋतु पर मत जाओ, आप वो दिन देखो कैसा है। वो दिन अगर आपको बहुत शीत लग रहा है तो उस समय की ऋतुचर्या आपकी हेमंत होनी चाहिए। उस दिन में अगर बारिश हो गई तो उस समय वात प्रकोप होने वाला है, तो उस दिन आपको वात शमन के जो कुछ उपचार है और वातग्न जो चिकित्सा है वो करनी चाहिए। ऐसे अष्टांग संग्रहकार ने एक डायरेक्ट हमें ये दिया है, तो कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं होता, क्योंकि ऐसा दिखता नहीं। बारिश में भी कभी कभार ऐसा दिखता है कि बहुत धूप दिखती है और बारिश ही नहीं होती। कई जगह ऐसा होता है कि हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में इतनी धूप रहती है कि लगता ही नहीं वो हेमंत और शिशिर ऋतु है ना। तो इस प्रकार से अगर अष्टांग संग्रह का सुने तो हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है ना। ठीक है, जी सर तो यही है ना आंसर, और कुछ अलग चाहिए आपको? ठीक है ठीक है उस समय किस प्रकार का वातावरण है उस प्रकार से हमें वो चर्या फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हर टाइम आपको जो है आजकल को तो दिखता ही नहीं है ना। आजकल तो कभी भी वर्षा हो रही है, अभी कई जगह वर्षा भी हुई इस ऋतु में, है ना। तो वसंत में अगर वर्षा होगी तो क्या विचार करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना कितना चय है उसका, कफोत्क्लेश दिख रहा है क्या। हेमंत शिशिर में ठंडी बहुत रहती है तो वसंत में कफ का भी विलयन ज़्यादा रहता है। तो ये सब युक्ति प्रमाण से करना पड़ेगा, है ना। और अगर वही वसंत ऋतु में अगर वर्षा आ गई, ठंडी आ गई, तो जो कफ का प्रकोप होने वाला है वो उतना होता नहीं। हाँ, बराबर है ना, क्योंकि जी वर्षा आ जी गई। हाँ, तो फिर
बोलो अब। जी सर, आ हाँ, रहा है तो ऐसे इधर। हो जाता है। तो वसंत में जो गर्माहट चाहिए, सूर्य संताप चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो उस प्रकार का कफ प्रकोप होता नहीं है ना। तो ये सब जो है खेल मैथमेटिक्स जो है हमें युक्ति प्रमाण से जानना चाहिए कि क्या होगा इस ऋतु में, अगर अब ऐसा ऐसा वातावरण बदल गया है तो क्या होगा, ये हमें जानना चाहिए। उन्होंने एक क्लासिकल जी आइडिया दी है शास्त्रकारों ने, ठीक है ना। तो वर्षा ऋतु है तो बाष्प रहेगा, भूबाष्प रहेगा, त्रिदोष प्रकोप होगा, आम्लधर्मीय वनस्पति रहेंगी, बाद में अक्टूबर हीट आएगी, उस आप तत्व को उष्ण तत्व मिलेगा, फिर ये दो तत्व जो है वो रक्त खराब करेंगे, फिर शरद ऋतु में विरेचन देना है, फिर हेमंत शिशिर में ठंडी रहेगी, फिर ठंडी से कफ संचय होगा। ये सब इन्होंने एक क्लासिकल आइडिया दी है। इसका विचार करके वो विचार हमें हर टाइम हर जगह इस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा। सर, जो आने वाली ऋतु है, जैसे वर्षा ऋतु में अगर मरीज आया है और जस्ट वो शरद ऋतु आने वाली है, तो तो वो जिसमें ऐसे थोड़ी पित्त झट का से थोड़ी आएगी ऋतु। आज नहीं नहीं आपने सर, नहीं हेमंत ऋतु की दवाई दी हाँ और दूसरे दिन झट से ऋतु, ऐसे नहीं होगा। धीरे धीरे परिवर्तन हाँ होने वाला है पेशेंट, इसीलिए तो दवाई 10 दिन की 15 दिन की ऐसे देनी, कभी 3 महीने की जी 4 महीने की ऐसे देने से अच्छा कभी भी इस प्रकार से देनी। हाँ, ताकि वो जी सर दवाइयों में हमें फर्क करना बढ़ सकता है। कभी कभार उष्ण दवाई दी रहती है और फिर अक्टूबर हीट आ जाती है, शरद ऋतु आ जाता है, फिर उसी दवाई का फिर ये हो सकता है ना। तो इसीलिए दवाई 15 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की इस प्रकार से देने की। तो ऋतु बदलेगा तो हमारी दवाइयों की वीर्य भी बदलेगा, द्रव्य भी बदलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से करना। ठीक हाँ, पेशेंट बोलता है और 3 महीने की दे दो, 4 महीने की, पर वो उसमें फंसना नहीं है हमें। हाँ, ऐसे अगर फंसे तो फिर वो सोच कर फंसना कि 1 महीने के बाद क्या ऋतु परिवर्तन होने वाला है, 2 महीने के बाद होगा क्या, तो ये जो होगा ही क्या इसकी गारंटी नहीं है आजकल, है ना। ये भी है। जी जी तो कुछ तो युक्ति प्रमाण करना पड़ता है, सुवर्ण मध्य कहाँ तो लगाना पड़ता है और फिर दवाई देनी पड़ती है। ऐसा है। जी सर, जैसे कफज प्रकृति वालों में जिनको अम्ल पित्त की संप्राप्ति है, तो सर क्या शतावरी उनको दे सकते हैं या नहीं, रस के आम्ल अनुसार दो पित्त है और मधुर पित्त? कफानुबंधी है, कफ पित्तानुबंधी जी है। तो कफ पित्तानुबंधी जो अम्ल पित्त नष्ट करने के लिए उसमें क्या रहता है, उसमें छर्दी रहती है, उसमें प्रसेक रहता है, उसमें वो प्रसेक के साथ जो कफ आता है वो खट्टा रहता है, इस प्रकार से रहता है ना। तो जी उसके लिए अच्छी दवाई जो है वो धमासा है, जो कफ पित्त को नष्ट करती है। कफज छर्दी में उसका एकेरी प्रयोग आया है ना। कफज छर्दी मतलब क्या है, कफ की उत्क्लेशित अवस्था है ना। तो वो द्रवत्व कम करने वाला वासा है, तो वासा दे सकते हो, धमासा दे सकते हो, ये द्रव्य दे सकते हो, है ना। शतावरी और गुरु हो जाएगी, अफ और द्रवता बढ़ाएगी, है ना। जी सर जी। हाँ, तो इस प्रकार से तो सर जहाँ कफज संप्राप्ति हो वात शतावरी से पित्तज बचे, संप्राप्ति ठीक है हो, ना? वात पित्तज संप्राप्ति हो तो शतावरी का प्रयोग है। जी वातज जी हो, सर वातज पित्तज हो, इस प्रकार। पित्तज भी, उसमें भी पित्त के तीक्ष्ण गुण उष्ण गुण की संप्राप्ति हो तो, द्रव गुण की हो तो ना काम नहीं करेगी। जी जी सर। हम्म सर, द्रव गुण पे विशेष रूप से क्या एरंड तेल और वासा, आपने क्या, वासा और धमासा बताया है ना? कौन से वाले। पित्त के द्रव गुण पे जो जो भी विशेष रूप शीत द्रव्य रुक्ष गुण के हैं वो आएंगे, जी है ना। जी जी वासा आएगा, निम्ब आएगा। हम्म और और कुछ अलग प्रश्न है क्या, पूछो। तो जो नॉर्थ में पढ़ रहे हैं, जो साउथ में पढ़ रहे हैं, जो महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, नए नए जो स्टूडेंट है, वैद्य है, 3rd ईयर है, 4th ईयर, इन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए आयुर्वेद का दृष्टिकोण किस प्रकार से है, निदान किस प्रकार से करना है, हेतु किस प्रकार से करना है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत बढ़ गई है, बहुत एमआर आपके पास आते हैं, ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है। और ये जो प्रोडक्ट रहते हैं कई बार ऐसे ही किए रहता है, जैसे एलोपैथी के जैसे रहता है कि वात व्याधि पर कौन से काम करते हैं तो सभी वात व्याधि की इंग्रेडिएंट डाल दो एक में। हाँ, इस प्रकार का प्रोडक्ट निकालते हैं। हाँ, या फिर पैरालिसिस का प्रोडक्ट है तो सभी उसमें डाल देते हैं इंग्रेडिएंट। तो ऐसे इससे कभी भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वैद्यत्व है, हमारी जो बुद्धि की क्षमता है, उससे वो खंडित हो जाती है। हमें हमारा काम यही रहना चाहिए कि हेतु निकालो, गुण निकालो,
व्याधि कैसी है बनी है, संप्राप्ति कैसी बनी है और संप्राप्ति भंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से ही हमारा दिमाग चलना चाहिए। चाहे थकान महसूस हो, चाहे टाइम लगे प्रैक्टिस में, चाहे रिजल्ट धीरे-धीरे मिले, कुछ भी मिले, पर जो हमारा जो मार्ग जो है वो इस प्रकार से रहना चाहिए। हाँ, तो फ़ायदे की चीज़ है और पेशेंट भी अच्छे होंगे और पेशेंट बढ़ते भी हैं। हाँ, तो यही चाहिए, इस प्रकार से ही करना चाहिए। हुँ? हुँ। झोपेमध्ये चालतात। वो बहुत बड़ा और टॉपिक हो गया। इस पर मैंने बहुत बोला है कि अभी मैं शॉर्ट में बोलता हूँ इस पर कि जो हमारा मन है, वो जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप जो मेरा सुन रहे हो, ये जो क्रियाएँ चल रही है, ये छोड़कर हमारे शरीर पर और एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड रहता है, जो हमारे मन में पहले की बनाई हुई संज्ञा रहती है, स्मृति रहती है, ठीक है? और वो उनका रोल जो है हमारे डेली लाइफ में पड़ता है, पर वो स्मृतियाँ है, नहीं है, वो हमें पता नहीं चलता। क्योंकि हमारा जो बाह्य मन है, हमारा हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्रियाएँ कर रहे हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि पिछला जो कुछ चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं होता। पर कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे सम्मोहन है, हिप्नोसिस है या फिर निद्रा है। तो ये जो है हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो सुप्त मन है, उसकी वो जो चीज़ें हैं वो बाहर निकालती है। और कभी-कभार ये सुप्त चीज़ें जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि वो तब तक वो सुप्त रहती है जब तक वो नींद में बड़बड़ कर रहा है, सपने दिखा रहा है, कोई चीज़ चाहिए जो दिन में नहीं मिल रही है, तो उस प्रकार के हमें स्वप्न 7 प्रकार के जो स्वप्न दिए हैं ना, दृष्टम श्रुतानुभूतम च पार्थिवम कल्पितम तथा भाविकम दोषजम चैवम सप्तम सप्तमिदं। तो इसी प्रकार के स्वप्न रहते हैं। कई स्वप्न जो है वो आपके व्याधि को इंडिकेट करेंगे। हाँ, जैसे कुष्ठ का रोगी है तो उसके लगता है कि मेरे त्वचा पर कुछ लेप किया है ना, इस प्रकार से है। राजयक्ष्मा का है तो वो किसी भस्म के पहाड़ चल रहा है, ऐसे रहता है ना। तो स्वप्न जो है वो अलग-अलग प्रकार के रहते हैं। पर कइयों में ये जो अनकॉन्शियस माइंड जो रहता है और उसमें जो स्मृतियाँ रहती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि वो शरीर को ये कर देती है कि ये सृष्टि जो मैंने बनाई है स्वप्न की, ये सच में ही ये सृष्टि है और आपको इस सृष्टि में कुछ काम करना है, चलना है, फिरना है, घूमना है, व्हाटएवर जो कुछ क्रियाएँ हैं वो करनी है। और वो क्रियाएँ इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि शरीर भी उसका साथ देता है और शरीर साथ देता है और शरीर चलता है, फिरता है, घूमते हैं, इधर-उधर लोग क्या-क्या करते हैं सपने में सब कुछ करते हैं। तो ये सब रहता है। तो जिनका मन स्ट्रॉन्ग रहता है, उनमें ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें साइकोसिस की जो चीज़ें हैं, सिज़ोफ्रेनिया की ये सब चीज़ें जो है मानसिक व्याधियाँ ये नहीं होती। हमारे इसमें उन्माद अपस्मार जो दिया है, उसकी जो मूल कारण है वो शारीरिक दोष ही है, पर खवैगुण्य मन में है इसीलिए वो उन्माद अपस्मार हो जाते हैं। तो मन में खवैगुण्य निर्माण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, बाह्य वातावरण की लोग हैं, बाह्य वातावरण में रहने वाले, मानसिक आघात है और बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मन में खवैगुण्य निर्माण करे। आहार्य भी ऐसी चीज़ें रहती है जो मन में खवैगुण्य निर्माण करती है, जैसे पर्युषित अन्न, ठीक है? तो वो भी मन में खवैगुण्य निर्माण करता है। तो ऐसे अगर खवैगुण्य निर्माण हो गया और अंदर की स्मृतियाँ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उस इंसान जो है वो अल्पसत्व युक्त हो, तो वो स्मृतियाँ जो है वो ज़्यादा हावी हो जाती है और सपने में इंसान चल सकता है, घूम सकता है और कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो ये बहुत रेयर कंडीशंस रहती है, तो सत्वावजय चिकित्सा देनी पड़ती है, उस प्रकार के गुरुत्व प्रयोग देना पड़ता है और मूल कारण क्या है वो सब जानना पड़ता है, वो बहुत बड़ा विषय है और ये सब कुछ है। मॉडर्न में ज़्यादा कुछ ये नहीं है। हमारे आयुर्वेद में बहुत उसके मायने हैं। जैसे सपनों में अगर काली चीज़ें देखी तो दोष कौन-सा है, तो वात की तरफ झुक जाता है। दीप्ति आग देखी या फिर उस प्रकार से कुछ देखा तो वो पित्त दोष की तरफ जाता है। आकाश संचार ऐसे कुछ देखा, बिल्डिंग से गिरा, इस प्रकार से कुछ सपने मिल गए तो वात की तरफ दिखता है। तो काम शोक भयाद वायु, उस प्रकार के लोगों को सपने भी उस प्रकार के वात के सपने पड़ते हैं।
हाँ, उनको ऐसे नहीं पड़ेगा कि समुद्र में वो तैर रहा है, ऐसे नहीं पड़ेगा। उनको क्या लगेगा कि मैं किसी दीवार से किसी बिल्डिंग से गिरा हूँ या फिर किसी पर्वत से गिरा हूँ, इस प्रकार के सपने पड़ते हैं। तो आयुर्वेद में इसका बहुत डिटेल वर्णन है। आधुनिक वैद्यक शास्त्र में इतना नहीं है। उनका जो वर्णन है वो एनाटॉमी बेस्ड उनकी जो साइकोलॉजी है वो एनाटॉमी बेस्ड साइकोलॉजी है। मतलब क्या कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा ये करेंगे काम, कि कौन से कम करेंगे, और इसलिए दवाइयाँ जो है वो कुछ बेसिक दवाइयाँ छोड़ के कुछ दवाई नहीं है। जैसे मूड स्टेबलाइजिंग एक्शन करने वाली दवाई, डोपामाइन कम करने वाली दवाई, सेडेटिव इफेक्ट वाली दवाई, ऐसी ही है। तो 4-5 दवाइयों पर ही घूमते रहते हैं। अगर हाइपर एक्टिव इंसान है तो उसको सोने की दवाई दिए जाते हैं, सोता है तो उसको जगने की दवाई, ऐसे ही है। पर आयुर्वेद में इसका जो है एंगल जो है वो बहुत है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर किया जाए तो बहुत अच्छे तरह से ये हो जाता है, क्योंकि अरिष्ट में भी सपने आते हैं जो विचार सिर्फ आयुर्वेद करता है। हाँ, अगर ये सपने आए तो इंसान 15 दिन के बाद मरेगा, 30 दिन के बाद मरेगा, ये इस व्याधि का अरिष्ट है, ये कुष्ठ का अरिष्ट है। हाँ, जैसे नाभि से कमल उत्पत्ति है, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये अरिष्ट में भी आते हैं, व्याधि के पूर्व रूप में भी आते हैं, और ये इस सब में आते हैं, है ना। तो इसीलिए साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से दवाइयों से बहुत कम अच्छी तरह से कम कर सकता है ना। जैसे और हम अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। जैसे उन्माद में, अगर किसी उन्माद में इस प्रकार से वातज उन्माद में दिख रहा है कि वो इंसान बहुत चंचल है, बहुत एक्टिविटीज़ है, हाइपर एक्टिव है, ऐसे सब लक्षण दिखे हैं, बताए गए हैं। तो व्यवहार में भी ऐसे लोग जो रहते हैं, जो हाइपर एक्टिव है, अति चंचल है, ऐसे लोग रहते हैं, ये उन्माद की प्रथम अवस्था ऐसे ही ट्रीट करके हमने अगर वातज उन्माद की गुरुत्व उसको दे दिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं, है ना। तो हर टाइम मानस अवस्था ये साइकोलॉजिकल डिसीज होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। कई कभार सुप्तावस्था में साइकोलॉजिकल स्टेज रहती है। हाँ, कई लोग रहते हैं कि डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, कई छोटी मोटी चीज़ों में रहते हैं। तो ये उस प्रकार के रोगों की पूर्वावस्था, और काफ़ी लंबे समय तक वो पूर्व रूप में रहते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ रहती है, व्याधि प्रतिकारक भाव रहता है, कोई तो घर में बताने वाला रहता है, अरे तू ऐसा मत करो, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, वॉटेवर। तो ये व्याधि प्रतिकार कर भाव रहते हैं, तो उससे वो पूर्ण रूप से वो व्याधि अवस्था में नहीं जाते, तो वो काफ़ी लंबे समय तक उसी अवस्था में रहते हैं। तो ये सब कुछ जो बड़ी चीज़ है साइकोलॉजी, ये समझनी चाहिए। और उस प्रकार से आयुर्वेदिक की जो चिकित्सा है, हाँ, दोष प्रतिनिक जो कुछ चिकित्सा है, उस प्रकार की चिकित्सा करने के बाद काफ़ी हद तक हमें आराम पड़ता है। नींद में चलने वाले लोग, ये वो लोग, हाँ। तो नींद ये ऐसा पॉइंट है, या ऐसी चीज़ है जो हमारे डायरेक्ट, इट इज़ द डायरेक्ट वे ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए डायरेक्ट हाईवे है। हाँ, तो इससे पता चल जाता है ये इंसान पीछे क्या कर रहा है। तो हर हर इसमें नहीं दिखता, अल्पसत्व लोगों में ही दिखता है। अल्पसत्व लोग रहते वही सपने में बड़बड़ करेंगे, सपने में ये करेंगे वो करेंगे। जो उनका सत्व अच्छा है, वो उनको वो अब सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं कर पाता शरीर को। तो ऐसा रहता है। ठीक है, वो बड़ा अलग टॉपिक है, उस पर मैं 2-3 लेक्चर भी दिए हैं। ठीक है, मैंने प्रश्न पूछा, यही प्रश्न है ना, नहीं तो मैं प्रश्न थोड़ा सा पढ़ा नहीं। हाँ, वही है। सर बोलू? थांबा आधी. गुड आफ्टरनून सर. हाँ. एक पेशंट आहे 65 ईयर मेल पेशंट. वजन बहुत कम है और पेशेंट को 2 साल पहले एंजाइटी डिप्रेशन ऐसे डायग्नोसिस हुआ था, तो उन्होंने एलोपैथिक दवाइयाँ ली. एलोपैथिक दवाइयाँ लेने के बाद पहले तो अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे उनको जो शरीर में चेंजेस लगने लगे, जैसे रिस्पांस जो देना चाहिए वो बहुत धीरे धीरे करते थे. कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो बहुत धीरे से, यानी एक लंबा गैप लेने के बाद वो रिस्पांस देते थे. ऐसे गर्दन भी हिला रहे तो बहुत धीरे धीरे ऐसे गर्दन हिलाना. डलनेस आने लगा उनके शरीर में और बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने लगा उनको. हार्ड स्टूल होने लगी. तो फिर उनको ही खुद को लगने लगा कि ये मेडिसिन मेरे लिए साइड इफेक्ट दे रहे हैं. तो उन्होंने फिर धीरे धीरे मेडिसिन को टैपर करना शुरू किया. तो अभी मेडिसिन टैपर करने लगे तो उनको बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन होता है और ऐसे क्रैम्प्स तो नहीं है, पर वो मन में उनको ऐसे लगता है कि मेरे शरीर में क्रैम्प्स आ रहे हैं. तो इसको सर कैसे मैनेज करने का, कैसे संप्राप्ति अपन ने सोचने की. हाँ, ये ऐसा कंप अगर है ना ओल्ड एज में और धारक से है, उसको एक अच्छी दवाई है जो कवच भी. हाँ, तो कपिकच्चू जो है वो घृत के साथ सेवन करना, तो उससे वो कंप जाता है और शुक्र वृद्धि, ओज वृद्धि.
हाँ कंपा लग नहीं रहे उनको, ऐसे हम्म हिल नहीं रहे उनके हम्म हाथ, ऐसे उनके हम्म मन में लगता है कि मेरे मसल्स में हाँ कंप तो आ रहे हैं। हाँ तो उस प्रकार से उन्माद अपस्मार में जो दवाई है उस प्रकार की दवाई भी चालू करो। देखो चल गुण की अभिव्यक्ति हो रही है तो मंद गुण की, शीत गुण की, स्थिर गुण की, इस प्रकार की विदारी है, ब्राह्मी है ना, शतावरी है, इस प्रकार की दवाइयाँ, घृत है, इस प्रकार की दवाइयाँ चालू करनी रहती है। हाँ उरस्थान उदान से तो उदान काल में उस प्रकार की दवाइयाँ दो, घृत का सेवन करो, तो ये सब चालू करो, है ना। ठीक है। तो ऐसे करने के बाद वो ठीक हो जाता है। जो ड्रग है मैक्सिमम साइकोलॉजिकल, तो उनमें एक साइड इफेक्ट है कि गैस्ट्रिक अपसेट है, तो खाना ये नहीं होता, हजम नहीं होता और साइलेंट एब्डोमेन में चले जाते, बाद में फिर हजम ही नहीं होता, आगे नहीं चली जाती, पुरस्चरण गति कम हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए फिर लैक्सेटिव दिए जाते हैं। फिर वो सामोमल होगा और लैक्सेटिव दिए तो और भारक्षय होने लगता है और थकान महसूस होती है। ये सब कुछ क्या होता है, वो चैन ही बन जाती है ना। तो पहले से ही गैस्ट्रिक अपसेट है, खाना डाइजेस्ट हो नहीं रहा, आम निर्मित हो रही है, फिर आम मल हो गया और फिर वो मल नहीं हो रहा है, इसीलिए वो क्रिमेफिन और ये दे दिया। अब ये मल जो है वो आंत्र को चिपका है, साम मल है ना, तो वो क्रिमेफिन देने के बाद और वो जैसा है वैसा फेंक देता है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर वहाँ अल्सर भी हो जाते हैं, फिर ब्लड स्टिक फिकस आ जाता है, ऐसे सब हो जाता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो हमारा काम है पहला गैस्ट्रिक अपसेट दूर करना, अग्निमांद्य दूर करना, फिर वो उस प्रकार की दवाइयाँ जो है घृत की दवाइयाँ है वो देनी, है ना, दीपनीय घृत का प्रयोग करना। हाँ व्याधि जनित अग्निमांद्य है, हाँ वात जनित अग्निमांद्य है, तो वहाँ क्या अग्रहणी अध्याय में बोला है कि दीपनीय घृत चालू करना, तो दीपनीय पंचकोल सिद्ध घृत, ऐसी घृत पहले चालू करो, तो घृत का काम भी हो जाता है, अग्निदीपन भी हो जाता है, और बाद में रात को सोते समय ब्राह्मी है, विदारी है, कवच भी है, इस प्रकार के दवाइयाँ है देने की। ऐसा है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। और सर पल्पिटेशन धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा फिर उनका हाँ जो हो जाता होता है, है। धीरे धीरे हो जाता है। मन हृदय का स्थान, मन जो है वो हृदय में स्थित रहता है ना, तो रुत्स्पंदन दिखता है, रुत्स्पंदन पांडु में दिखता है, ज्वर में दिखता है, ओजक्षय में दिखता है, हाँ शुक्रक्षय में दिखता है, बहुत चीज़ों में दिखता है ना। तो उसके लिए इस प्रकार से क्षय दूर होने के बाद क्या होता है, रस धातु अच्छा हो गया तो हृदय जो है वो स्थायी रस धातु का अवयव है, तो रस धातु पोषण उसको हृदय को पोषण कर देता है, हृदय फिर अच्छा होने लगता है, फिर उसमें स्पंदन नहीं होता है ना। ऐसा है, तो चालू करना वैसा उस प्रकार से। थैंक यू सर। ऐसा है। हॅलो चलो सर, एक प्रश्न, हाँ बोलू मी? बोला ना। सर कर्णश्वेडाचा कसा विचार झालं की करता येईल? कालच्या लेक्चर मध्ये कर्णक्षेड सांगितलं, कालचं लेक्चर है का, कल का लेक्चर है उसमें कर्णक्षेड बताया है ना, कल के लेक्चर में है ना बताया, कल के ही बताया ना। हाँ सर। हाँ पूरा कर्णेश्वर पर 15-20 मिनट मैंने बोला, वो उसमें है। ओके वो रिपीट हो जाएगा वापिस। हाँ ओके, और कोई अलग एक ही प्रश्न लेंगे और रुकेंगे। कर्णश्वेड, कर्णनाथ, कर्णशूल, सब बोल दिया है। बोलो सर, पादधारी जी आहे ना, म्हणजे ऑलरेडी वृक्ष शरीर आहे, परुष आहे, खरं आहे, आणि काही म्हणजे कितीही वरून तेल लावा किंवा मलम लावा, सजरस्वलम लावा किंवा आणखीन जात्यादी तेल लावा, आणखीन अजून काय उष्ण थंड कुठेही म्हणजे अगदी खोबरेल तेल, बला तेल, तीळ तेल किंवा असं कितीही काही वापरलं तर देखील जर हा जात नाही, मग अशा वेळी कसा विचार करायचा? कळतंय की पूर्ण वातप्रकृतीच आहे, वातप्रिय। हाँ हाँ हिंदी में बोलो। हाँ तो ये बोल रहे कि पासदारी है पेशेंट को और ये लगाना वो लगाना, कोई भी लगाने के बाद वो नहीं जा रही है। हाँ पहली बात तो ये है कि वात प्रकृति के रुग्ण में, जैसे पित्त प्रकृति के रुग्ण में स्वेदी रहते हैं, हाँ उनमें स्वेद ज़्यादा रहता है, ये प्राकृत लक्षण रहता है, कितना भी कुछ भी करो स्वेद क्या कम नहीं होता। हाँ स्वेद जनित दुर्गंध, स्वेद जनित कुष्ठ, इस प्रकार पर हम काम कर सकते हैं, हरित की चूर्ण लगाना, ये वो सब कुछ, पर स्वेद तो स्वेद रहेगा। उसी प्रकार वात प्रकृति रुग्ण रहते हैं, उनमें हस्तपाद धारण जो है वो जनरली दिखता है, तो कितना भी अभ्यंग करे थोड़ा बहुत कम होता है और
थोड़ा बहुत रहता ही है, तो उनमें नित्य अभ्यंग, इसलिए पाद अभ्यंग नित्य करने बोले तो उन्हें नित्य करना चाहिए। दूसरी बात, ये अगर वात प्रकृति का ऋण नहीं है तो पाद धारण, धारण ये लक्षण जो है वो त्वगत वात में आया है, और त्वगत वात की ट्रीटमेंट जो है वो स्वेदन और स्नेहन है। तो उसको सेकना है स्टीम से पैर, और बाद में तेल लगाना है। तो हम उल्टा भी करते हैं, हम बोलते पहले तेल लगाओ, बाद में सेको, बाद में पोंछो और बाद में तेल लगाओ, ये दो डबल करने बोलते हैं। तो त्वगत वात जो है जिसमें रुक्षता और धारण ये लक्षण आए हैं तो ये कम हो जाता है। फिर भी ये इससे भी बहुत कम नहीं हो रहा है ये पादधारी, तो ये कुष्ठ उसको पकड़कर कुष्ठ की पेट में ट्रीटमेंट करनी चाहिए। धारण है तो धारण में अगर आरक्त वर्णता नहीं है, दाह नहीं है, तो डायरेक्ट हम वात कफज कुष्ठ करके बाकुची, तुलसी, करंज, ये वो ऐसी दवाइयाँ देकर जो है पेट में वो दवाई और पैरों को लगाने के लिए जो मैंने बोला स्नेहन स्वेदन इस प्रकार से करना, ये करने के लिए बोलना है। पित्तानुबंधी हो तो उस प्रकार से पित्त का पाक, देखो धारण फट जाता है कब त्वचा, एक तो वात की वजह से फट जाती है, नहीं तो कफक्षय के वजह से कम हो जाती है, फट जाती है, क्योंकि कफ का काम है कफ अलिंगने, तो कफक्षय होगा तो भी फट जाएगी, वात वृद्धि होगी तो भी फट जाएगी। और ये दोनों चीजें अगर पित्त के तीक्ष्ण और उष्ण गुण से हो गई तो पित्त का तीक्ष्ण उष्ण गुण जो है घृत के मंद शीत गुण से हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो पित्त के गुण अगर बढ़ गए तो पित्त का ही शमन करना यही ट्रीटमेंट है, ना कि वात का शमन करना और कफ का शमन करना। तो उस प्रकार के घृत लगाना, पेट में देना बहुमात्रा में, ये चालू करेंगे तो कुछ 1-2 महीने में वो धारण जो है कम होता है। और क्या बोलूं, बहुत बोल दिया, इतना है। नहीं, कभी कभी सिर्फ यही सीजन में, मतलब जब भी हेमंत ऋतु चालू हो जाता है, हेमंत ऋतु में अगर हो रहा है तो होते शीत हैं। ऋतु में हो गया है तो हमें वो स्नेहन स्वेदन ही करना चाहिए, है ना, बराबर है ना। ऐसे ऐसा है। पेशेंट में हम लोग ओरली भी दे सकते हैं, जैसे आपने कुष्ठ का संदर्भ दिया, तो वहां पर वैसे वात, मतलब मोस्टली वात कफानुबंधी रहेगा। हाँ, तो फिर तो बोला ना मैंने, वो नहीं जा रहा है तो वात कफज कुष्ठ ऐसा निदान करके उस प्रकार से द्रव्य देने हैं। सिद्धघृत भी दे सकते हैं, सिद्धघृत ऐसे भी कुछ दे सकते हो, वही अब लक्षण क्या है, अगर हेतु क्या है, रसायन सारोधिक लक्षण ये सब देखकर घृत देना है, चूर्ण देना है, गर्म पानी के साथ देना है, किसके साथ देना है वो कर सकते हैं हम। ऐसा है। हमें हर बार वो मुख्य क्या है, ये जो पाद है, है। सुनो, ये जो पाद है ये उसकी स्किन बहुत ज्यादा जाड़ी रहती है। ये पाद और हस्त की जो त्वचा है वो उनका जो निकलने का स्पीड है वो बाकी की त्वचा से ज्यादा है, ठीक है, पैरों का और इसका। हाँ, इसीलिए पैर धोना जो है वो हमारे आयुर्वेद में भी बोला है, सभी धर्मों में पैर धोने के लिए स्ट्रिक्ट नियम है। हाँ, जैसे मुस्लिम में भी पैर धोना चाहिए, सभी इसमें धर्मों में हाँ पैर धोने के लिए तो पैर धोने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ त्वचा जो है जाड़ी रहती है और वहाँ जो रेट है त्वचा का वापस आने का जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो वहाँ का एब्सॉर्प्शन कम है। तो इसीलिए जो है नित्य पादाभ्यंग करना है। जैसा अगर शरीर को अभ्यंग आपने किया ना किया, पर पैरों को अभ्यंग सभी लोगों ने जो स्वस्थ वृत्त में नियम बताया गया है उसके अंदर वो करना है। और वो नहीं किया तो वात प्रकृति का रुग्ण है तो उसमें धारण दिखता ही है, बाकी के लोगों में दिखेगा नहीं दिखेगा, है ना। तो इसीलिए ये कई चीजें हम करते ही नहीं, कर्णपूरण, पादधारण, शिरोअभ्यंग ये करनी चाहिए रोज, नहीं कर किए जाते। शिरोअभ्यंग कभी कभार किया जाता है, कभी कभार, है ना। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से फिर फायदे भी मिलते हैं, नुकसान भी हमें ये होता है। सर, ये जो अभ्यंग हम लोग करते हैं वो थोड़ा गर्म करके लेना चाहिए क्या, कि उसके मतलब गामित्व अच्छा रहे? हाँ, गर्म करके लेना चाहिए थोड़ा। हाँ, मतलब कर रहे तो कुछ 19-20 भी नहीं फर्क पड़ रहा है तो पर पैर जो है वो मुश्किल ज्यादा होता है। गर्म करने नहीं बोला है। जैसे कानों में तेल जो लगाना है वो गर्म ही तेल चाहिए, वैसे पैर का नहीं है। आपने ठंडा तेल लगाया तो अच्छी बात है, क्योंकि पैर के यहाँ से 2 सिराएं जाती है और वो आंखों को मिलती है। आंखें जो है वो पित्त के अवयव है हाँ, और पित्त की ट्रीटमेंट जो है वो तो शीत है। कपड़ा भाई, हाँ। हाँ, इसलिए आंखों पर ठंडे लेप है, कानों में गर्म तेल है, पैरों को ठंडा तेल है ना, बराबर है। अच्छा सर, तो इस प्रकार से होना तो चाहिए। ज्यादातर अगर वात कफ संप्राप्ति होगी तो फिर नारियल तेल नहीं चलेगा ना वहाँ पर, कि चलेगा वो भी? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फिर वहाँ पर तिल तेल चाहिए फिर, और नहीं। भी सार्वधिक लक्षण किस प्रकार से है, पादाभ्यंग करना ये स्वस्थ वृत्त का नियम है, पहली बात, ठीक है ना। व्याधि में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना, करना नहीं करना, क्या करना, ये सब।
स्वस्त्रृत में रोज सभी ने करना चाहिए, ऐसा है ना। तो वहां पर कोई तिल तेल है या खोबरेल तेल है, वो ज्यादा कुछ मायने नहीं रखेगा अगर वो स्वस्थ व्यक्ति है। हाँ बट अगर ऐसे कुछ मतलब स्पेसिफिक है कि वात कफज मतलब वो प्राधान्य है शरीर में, दोष प्रकोप है या वात हाँ पित्तजन्य वात कफज दोष प्रकोप है, प्राधान्य है तो तिल तेल लगाना है ना। हम्म। बहुत दाह कर रहा है, इस प्रकार की पित्तानुबंधी संप्राप्ति है, धूप में चलता है इंसान, ऐसी कुछ तो संप्राप्तियां हैं, खोबरेल धातु तेल पाक चलेगा। जैसी संप्राप्ति है तो कोकोनट ऑयल लगाना है ना, ठंडा तेल लगाना, हाँ, या फिर वात रक्त में जो ओके तेल दिए हैं वो लगाने, है ना, उस प्रकार से बदल करने। बराबर सर। लेकिन अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि वात कफज ऐसे मतलब पकड़ के अगर हम लोग कुष्ठ मतलब कुष्ठ निदान हम्म, करके हम्म, वो अगर वो टाइप के अगर सिद्धकृत करेंगे और खाने पीने में भी हम्म, अगर वो चूर्ण स्वरूप में लेंगे तो फर्क रहेगा स्किन पे भी। हाँ रहेगा ही ना, धारण लक्षण जाएगा ही ना। ओके सर, थैंक यू। ओके चलो ठीक है, रुकेंगे। एक मिनट, किसी ने प्रश्न पूछा था अभी मैंने देखा नहीं, चलो गया। रात में जो कांस आता है वो रुकता नहीं। केस डिटेल ले लो और ग्रुप में आप सभी को, हमने जो ग्रुप बनाए हैं उसके लिए है कि आप देखो वैयक्तिक स्तर पे मैं कितने रिप्लाई दे पाऊंगा हर एक को, है ना, केस को। तो इससे अच्छा आप ग्रुप में डाल दोगे तो एक एटलीस्ट दूसरे वैद्य भी रिप्लाई दे सकेंगे, और मैं भी जब देखूंगा आपकी केस तो मैं भी वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। कभी कभार रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि सुबह उठते समय ही 10-15 केस ऐसे ही मैसेज में आते हैं, तो हर एक की केस कईयों के A4 पेजेस पे लिखी केसेस रहते हैं, कईयों का हैंडराइटिंग भी नहीं समझ में आता, ऐसे भी रहता है। तो इसलिए बेटर टू आपकी केस जो है आप ग्रुप में पोस्ट करो, ताकि मैं वहाँ देखूंगा, वहाँ ही रिप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ईजी पड़ जाएगा। अगर बहुत ही क्रिटिकल है वो, बहुत ही ये हो रही है ऐसा कुछ है, तो डायरेक्टली फिर मुझे केस पूछते जाओ। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप कभी कभार क्या होगा, लेट होगा रिप्लाई, सुबह केस डालते हो और मैं ड्राइविंग में रहता हूँ, नेटवर्क नहीं रहता, तो शाम को देखता हूँ, तब तक वो उनका पेशेंट आकर गया रहता है, जो जो केस उसने डाली रहती है ना, ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है इसीलिए। ओके, धन्यवाद।